हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग फिजिक्स के क्लास 12 पोर्शन के स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि क्लास 12 की जो फिजिक्स है, अगर हम लोग उसको डिवाइड करें तो मेजरली उसको 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा ऑप्टिक्स और तीसरा मॉडर्न फिजिक्स। तो पहले हम लोग जो पहली पार्ट एनसीईआरटी है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है, और सेकेंड पार्ट में आपका ऑप्टिक्स और क्या दे रखा है, मॉडर्न फिजिक्स। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या क्या चीज़ें हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट जो है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा पार्ट इसका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब होता है? चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। इसका मतलब ये है कि हमें चार्ज की स्टडी करनी है, लेकिन तब जब चार्ज क्या हो, स्टेशनरी हो, तो उसका बिहेवियर क्या होगा, क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या चीज़ें वो एग्जिबिट करता है, उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और दूसरा जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब चार्ज एट मोशन, चार्ज इन मोशन, ठीक है। अब अगर चार्ज मूव कर रहा है तो दो तरीके से मूव कर सकता है। हो सकता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, या हो सकता है वो एक्सेलरेटेड चार्ज हो। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। अगर वह कांस्टेंट वेलोसिटी से, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो जो यूनिट हम लोग पढ़ते हैं वह है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा है मैग्नेटिज्म, ठीक। और अगर एक्सेलरेटेड चार्ज है, आपने पढ़ा होगा चार्ज की प्रॉपर्टीज़ में, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, तो ये ईएम वेव प्रोड्यूस करता है, ईएम वेव। ईएम वेव का मतलब समझते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। आपको पता होगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, मैग्नेटिज्म और ईएम वेव मिलाकर के एनसीईआरटी पहली पार्ट है। दो, आपको पता है पूरी फिजिक्स क्लास 12 की दो हिस्से में एनसीईआरटी डिवाइड है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। तो कम्प्लीटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही फर्स्ट पार्ट में आता है, ठीक है। तो इसमें से सबसे जो बड़ी यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं, और बेसिक्स पहले ये जानिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना क्या क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले कूलम्स लॉ पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, गॉस थ्योरम पढ़ना है, पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, और कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। तो इतनी चीज़ें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़नी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। शुरुआत होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ? चार्ज एट रेस्ट, मतलब चार्ज अभी स्टेशनरी होगा, मूव नहीं कर रहा होगा, तो उस समय उसकी जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। तो चार्ज आपका कैसा है? स्टेशनरी है। तो इस यूनिट को हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, अभी आपको मैंने बताया। लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि क्लास 12 की जो पूरी पार्ट है वो बेसिकली वो चार्ज के बारे में मैक्सिमम पार्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में समझते हैं कि चार्ज क्या होता है, चार्जिंग कैसे होती है, चार्जिंग के मेथड क्या क्या है, उसकी यूनिट क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी पे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में आपको बताते हैं क्या है। एक चीज़ तो ये ध्यान रखिए, चार्ज को दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले ये जो डिवीज़न है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन,
फ्रैंकलिन, इन्होंने 1750 में चार्ज को कैटेगराइज किया और बताया कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, बहुत पहले एक फिलोसोफर थे थेल्स, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, थेल्स ऑब्जर्व दैट व्हेन टू सूटेबल ऑब्जेक्ट आर रब्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से रगड़ते हैं, दे एक्वायर प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट। आफ्टर एक्वायरिंग दिस प्रॉपर्टी द ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी चार्ज या सिंपली इलेक्ट्रीफाइड। मतलब क्या हुआ, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे ऐसे पेयर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको अगर हम एक दूसरे से रगड़ दें तो रगड़ने से क्या होता है कि वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर आपका बाल सूखा हुआ और प्लास्टिक के कंघी को ले और इस बाल से ऐसे रगड़ दें, रगड़ने के बाद कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएं तो यह कंघी क्या करता है, कागज़ के टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये आया कैसे, क्योंकि इसको बाल से रगड़ने के बाद ये चार्ज हो गया। ठीक है, कंघी पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स उन्होंने ऑब्जर्व किए। जैसे मान लीजिए कि आपका एक एग्जांपल तो दिया मैंने कि ड्राई हेयर और कॉम्ब, कंघी पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव, और ड्राई हेयर पे कैसा आता है चार्ज, पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह से और भी पेयर्स, जैसे एक समझिए आप ग्लास है, ग्लास को अगर आप रगड़ते हैं किस चीज़ से, सिल्क से, तो सिल्क पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और ग्लास पे कैसा आता है आपका, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसी तरह से फर को एवोनाइट रॉड से अगर रगड़ते हैं, एवोनाइट की रॉड से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की रॉड पे कैसा आता है, एवोनाइट रॉड, इस पे आता है आपका नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। कहने का मेरा मतलब ये है, ऐसे सारे बहुत सारे पेयर्स होते हैं जिनको अगर हम आपस में रगड़ दें तो रगड़ने के बाद वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये रगड़ने से ऐसा क्या हो गया कि ये चार्ज हो गया, इसको समझते हैं क्या चीज़ है ये, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ा, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक ब्लैक मार्कर है और एक ब्लू मार्कर है। ठीक है, रगड़ने के बाद मान लीजिए इस ब्लैक मार्कर में आपको पता है कि एवरी ऑब्जेक्ट मेड विद मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल मेड विद एटम, और एटम में क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इसमें मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है और इसको हमने रगड़ा, इसको रगड़ने का मतलब क्या हुआ, इसको एनर्जी मिली। ठीक है, तो एनर्जी मिलने से ये जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड था, यह एनर्जी को लिया और अपना ऑर्बिट छोड़ करके इस वाले ऑब्जेक्ट पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें ब्लू वाले में, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और उतना ही इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। शिफ्ट कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वही शिफ्ट हो रहा है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्जिंग, चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉन के बारे में और आप जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, इसकी यूनिट होती है कूलम, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो गए। तो चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे, और आपने पहले से आपको पता है कि अगर चार्जेस पॉजिटिव होते हैं, दोनों सिमिलर नेचर के होते हैं, तो उसमें रिपल्सन होता है, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। और अगर चार्ज मान लीजिए अपोजिट नेचर के, पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो क्या होता है, उसके अंदर अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो चार्ज को डिफाइन कैसे करें, आप ये कह सकते हैं, चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इफ वन चार्ज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर अदर चार्ज ऑब्जेक्ट दे एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स। मतलब चार्ज किसी भी मैटर की वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर दो चार्ज ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के नज़दीक रखें तो उसके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं,
चार्ज ऑब्जेक्ट, या सिंपल क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज की यूनिट हो गई, ये स्केलर आपका हो गया। चार्जिंग के मेथड क्या क्या होते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहला मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, पहला बाय फ्रिक्शन, कौन सा मेथड, फ्रिक्शन। दूसरा मेथड बाय इंडक्शन, और तीसरा मेथड आपका बाय कंडक्शन, तीसरा मेथड। इन तीनों मेथड को समझते हैं बेटा कि किस तरह से चार्जिंग होती है। तो सबसे पहले फ्रिक्शन जो मेथड, अभी आपको समझाया कि फ्रिक्शन से किस तरह से चार्जिंग होती है, पहला मेथड हो गया। दूसरा है बाय इंडक्शन। इंडक्शन मेथड में क्या करते हैं, इसमें ऑलरेडी एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक चार्ज रॉड है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है, और दूसरी जो न्यूट्रल बॉडी है जिसको हमें चार्ज करना है, मान लीजिए है बी है। ठीक है, बी को इसके नज़दीक में ले आते हैं, टच में नहीं रहता है, दूसरे के फिजिकल टच में नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर आपका इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने से ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बाउंड है। ये वाला चार्ज इधर से वायर के थ्रू कहाँ चला जाता है, अर्थ में। तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले गए। ठीक है, और इसको हम लोग फिर वायर को अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद अब ये कैसा चार्ज हो गया, पूरा नेगेटिवली चार्ज हो गया। समझ में आ गई बात। इसको कहते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, और इसको कहते हैं इंड्यूस चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसमें इंड्यूस चार्ज हुआ इसको Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे चार्ज कितना डेवलप हुआ ये इस ऑब्जेक्ट का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो ये एक रिलेशन होता है Q डैश इक्वल टू Q 1 माइनस 1 अपान K, वेर K इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ में। मेटल या कंडक्टर के लिए K की वैल्यूज कितनी होती है, इन्फिनिटी। K इक्वल टू होता है इन्फिनिटी फॉर द कंडक्टर। तो K अगर इन्फिनिटी हो गया तो 1/0, ये हो गया आपका कितना, 0, वो सॉरी 1/इन्फिनिटी में क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब Q डैश इक्वल टू कितना आ गया, Q फॉर इन केस ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब ये होगा कि कंडक्टर अगर है तो जितना चार्ज इस पर होगा उतना ही इस पर भी होगा, लेकिन ध्यान रखना है अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर कैसा चार्ज डेवलप हुआ, नेगेटिव। अगर इस पर नेगेटिव होता तो इस पर कैसा होता, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका इंडक्शन मेथड हो गया। नेक्स्ट है मेथड कंडक्शन। चलिए कंडक्शन समझते हैं क्या है। देखिए कंडक्शन मेथड में मान लीजिए आपका चार्ज ऑब्जेक्ट है ये, और ये पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, दूसरी बॉडी जो इसको चार्ज हमें करना है जो न्यूट्रल है बी, इसको क्या करते हैं, इसके टच में ले आते हैं। ठीक, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेता है। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, बी को अलग कर लेते हैं। बी को जब अलग किया, चूँकि इसमें से इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट हो चुके हैं ए में, तो यहाँ पे क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका मतलब ये कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक, तो याद ये रखना है कि कंडक्शन मेथड में अगर ये है बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब कि सिमिलर टाइप का चार्ज इसमें डेवलप होगा, जबकि इंडक्शन में कैसा चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका है मेथड ऑफ चार्जिंग। तो आपको मैंने बताया चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने तरह के होते हैं, किसने उसका नामकरण किया, किस सन में किया, चार्ज स्केलर है कि वेक्टर है, उसकी यूनिट क्या है, कैसे उसकी मेथड ऑफ चार्जिंग क्या क्या है, वो आपका ये हो गया। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं इस पर। चार्ज के बारे में थोड़ी चीज़ें और पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा मेथड ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट जो है आपका इसमें प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इन प्रॉपर्टीज़ को आपको जानना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी है, जैसे आपको बताया कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो चार्ज आपका स्केलर है
और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट कूलम, और इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ठीक, चार्ज इज ट्रांसफरेबल का मतलब चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आपको बताया फ्रिक्शन में क्या हुआ, चार्ज ही तो ट्रांसफ़र हुआ, इधर से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया और इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ये ध्यान रखिएगा, चार्ज जब भी होगा तो किसी बॉडी पे ही होगा, बॉडी होगी तो मास होगा। तो चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो आप कह सकते हैं चार्ज is associated with mass। ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। नेक्स्ट चौथी प्रॉपर्टी, दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स लगता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दो तरह के फोर्स लगते हैं। ये डिपेंड करता है कि बॉडी कैसी है, अगर सिमिलर चार्ज है तो रिपल्सन होगा और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी, फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी ऑलवेज फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ ये क्या चीज़ है, देखिए समझिए। अभी आपको कूलम्स लॉ पढ़ाया जाएगा तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r²। इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज। ठीक है। तो ये r पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, r के स्क्वायर का, इसीलिए इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। सिक्स प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ, जैसे अभी आपको फ्रिक्शन में समझाया था कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। जैसे ये ए और बी बॉडीज हैं, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है दो बॉडी का। अगर इनको हमने रगड़ा तो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज था वह क्या था, कंजर्व था। मतलब चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, बट द होल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिए सेवेंथ प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए अभी एक एक को समझते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फिर आठवीं प्रॉपर्टी इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, इसको भी अभी आपको समझाता हूँ क्या होता है। ठीक है। नाइन्थ प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक। और लास्ट एक प्रॉपर्टी और लिख लीजिए, एक्सीलरेटेड। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। ठीक है। इसको समझते हैं क्या क्या है ये। देखिए थोड़ी सी जगह बनाई जाए। नेक्स्ट है बेटा आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आपने पढ़ा होगा ये कि Q इक्वल्स टू प्लस माइनस n इंटू ई। ठीक, यह है क्या चीज़, समझते हैं इसको। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट या नेट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वह सबसे मिनिमम चार्ज है, बेसिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम नेगेटिव होता है। ठीक है। इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज,
सबसे कम चार्ज, सबसे मिनिमम वैल्यू, इससे मिनिमम चार्ज नहीं होता है। हालांकि होता है, क्वार्क के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक स्पेशली क्वार्क के बारे में ना पूछा जाए तो हम लोग सबसे जो छोटी वाली चार्ज की होगी वो यही लेंगे। न्यूमेरिकल्स में हर जगह इसी को लेना है। अगर स्पेशली क्वार्क के बारे में पूछा गया तब तो आप जवाब देंगे कि इसका फ्रैक्शन ऑफ चार्ज भी होता है, लेकिन हम लोग मान के कौन सा चलेंगे, जानेंगे जरूर। अभी क्वार्क के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा, एक आध सवाल भी कराऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग यही मान के चलते हैं कि ये जो मिनिमम चार्ज होता है वो ये होता है। ठीक है, तो ये कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि मान लीजिए, सपोज कर लिया बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन पर, मैंने क्या कहा, मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन पे 1 कूलम चार्ज होता, अगर इतना होता मान लीजिए, और इसको मैंने रगड़ा, मान लीजिए इससे 5 इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, इसका मतलब इस पे कितना कूलम नेगेटिव चार्ज आ गया, 5 कूलम, क्योंकि 1 कूलम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पे है। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता कि इस पर 50 कूलम चार्ज है, इसका मतलब इस पर कितने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आए, 50। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा इस पे चार्ज है वह 1 के मल्टीपल में ही है। उसी तरह से चूँकि चार्ज इतना होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो जो टोटल चार्ज होगा इस ऑब्जेक्ट पर वह इसी के मल्टीपल में ही होगा। हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, इसमें और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या 8.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज किसी ऑब्जेक्ट को दिया जा सकता है या नहीं। इज दिस अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन टू एनी ऑब्जेक्ट। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ आपने पढ़ा है Q = N × E, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। तो ये चार्ज हो गया, इतना कूलम दिया है। अगर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है मिनिमम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से डिवाइड करने, ये तो कैंसिल हो गया, और ये आ गया डिवाइड करने 5.3 समथिंग आ गया। यह जो n की वैल्यूज़ आई यह फ्रैक्शन में आया। n क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब अगर n की वैल्यूज़ होल नंबर आती है तब तो इतना चार्ज पॉसिबल है, और अगर यह फ्रैक्शन में आता तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब दिस अमाउंट ऑफ चार्ज कैन नॉट बी गिवन टू एनी ऑब्जेक्ट। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक, तो ये तो था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को थोड़ा और समझते हैं बेटा, थोड़ी चीज़ें और इसको समझते हैं। देखिए क्या चीज़ है ये। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज कंसीडर्ड ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल। दो चीज़ें हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझते हैं हम लोग, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको हम तभी कंसीडर करते हैं जब चार्ज की वैल्यू जो है काफ़ी कम हो। अगर चार्ज की वैल्यू MACR, माइक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट, ठीक है, और माइक्रो का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक, तो अगर स्मॉल अमाउंट में चार्ज दिया हुआ तब तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज दिया हो तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। उस केस में जब लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज दिया होता है तो एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं CCD, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या चीज़ है ये, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, इस पर क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। अभी ये समझते हैं कि क्यों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज माइक्रोस्कोपिक लेवल में इग्नोर क्यों कर देते हैं। चूँकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वह है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चूँकि चार्ज की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन पे होती है वो बहुत कम होती है, और अगर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है तो उस केस में, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए अगर मैं कह दूँ कि लखनऊ से जम्मू कश्मीर की दूरी मिलीमीटर में बताइए, इज़ इट पॉसिबल, नहीं। कारण साइंस पढ़ने का मतलब होता है कि हम अपनी
डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें करते हैं वो आसान हो जाए, ना कि टफ हो जाए। तो ये लखनऊ से अगर जम्मू कश्मीर की दूरी पूछी जाए मिलीमीटर में तो वो बता पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो हमारी यूनिट है वो बहुत छोटी है और डिस्टेंस क्या है, बहुत लार्ज है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि मिलीमीटर को हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और बड़ी यूनिट लेते हैं। उसी तरह से चूँकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कम है और अगर ये यूनिट बहुत छोटी है और अगर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है तो उस केस में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर देते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज के केस में एक नया कॉन्सेप्ट आता है आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल में, जिसको कहते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि चार्ज जो होता है वो हमेशा किसी न किसी बॉडी पे ही होगा और बॉडी का डायमेंशन होगा। डायमेंशन 3 तरह का हो सकता है कि बॉडी 1 डायमेंशनल हो सकता है बॉडी 2 डायमेंशनल हो सकता है बॉडी 3 डायमेंशनल हो। तो अगर बॉडी, अब इस केस में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में 3 अलग तरह की डेंसिटीज़ डिफाइंड की गई, जिसको कहते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कौन कौन तरह की होती है चार्ज डेंसिटी? अगर जिस बॉडी पे चार्ज दिया हुआ है उसकी सिर्फ लेंथ हो, मान लीजिए जैसे एक पतला वायर है तो उसका रेडियस क्या है, उसके लेंथ की कंपेरेटिवली क्या है, नेग्लिजिबल है, तो उसको उस समय कहते हैं, मान लीजिए आपका वायर है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर, ठीक है। तो ये सिर्फ इसकी लेंथ है तो इसको कहते हैं 1 डायमेंशनल चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो पहली डेंसिटी जो होती है उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, Q/L, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए जिस बॉडी पे चार्ज है लार्ज अमाउंट में वह 2 डायमेंशनल बॉडी है जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों है, तो या तो मैं उसको कहूँगा 2 डायमेंशनल चार्ज डेंसिटी या उसको कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिग्मा से, Q/A, सरफेस का मतलब चार्ज अपॉन एरिया, इसकी यूनिट होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। और तीसरा होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो इक्वल टू क्या होगा, Q/V, मतलब कूलम पर मीटर क्यू। तो 3 तरह की डेंसिटीज हो गई। जिस बॉडी पे चार्ज दिया हुआ है अगर वह 1 डायमेंशनल है तो 1 डायमेंशनल चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर बॉडी 2 डायमेंशनल है तो उसको कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर बॉडी 3 डायमेंशनल है तो उसको कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज के केस में नया कॉन्सेप्ट ये आया, इसकी ज़रूरत, इसको सबसे लास्ट में इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, नेक्स्ट आपका है इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। इसको समझते हैं क्या है इनवेरिएंट प्रॉपर्टी बेटा। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है चार्ज Q एट रेस्ट इक्वल टू Q एट मोशन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बॉडी है इस पर मान लीजिए 2 कूलम का चार्ज है, 2 कूलम चार्ज अगर है इस पर, ये अगर ये रुकी हुई है तो इस पे 2 कूलम चार्ज है, और अगर ये किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रही है तब भी इस पे जो चार्ज है वो 2 कूलम ही होगा, इस पे कोई फर्क नहीं आएगा। दैट मीन्स Q एट रेस्ट इक्वल टू Q एट मोशन, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा मास जो होता है इसका वह वेरिएंट क्वांटिटी होती है, मास वेरी करता है वेलोसिटी पे, ये ध्यान रखिएगा। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, m इक्वल्स टू m0 अंडर रूट 1 माइनस v²/c²। तो मास इज़ अ वेरिएंट क्वांटिटी, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और c की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत बड़ी ये वैल्यूज़ है, ठीक है। तो इतनी बड़ी वैल्यूज़ अगर इसके कंपेरेबल आपकी वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की आ गई, m0 इज़ द रेस्ट मास एंड m इज़ द मास एट द वेलोसिटी v, तो अगर इसके कंपेरेबल कोई वेलोसिटी आ गई तब तो मास में वेरिएशन आएगा। ऐसे नॉर्मल लाइफ में कोई भी वेरिएशन नहीं होता, इसलिए हम लोग मास को क्या लेके चलते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि ये वेलोसिटी हम लोग को अचीव करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा जैसे जैसे, बट अगर थ्योरी में पूछा जाएगा तो ये आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो मास क्या होगा, बढ़ेगा।
लेकिन चार्ज पे कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज एंड एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। ये प्रॉपर्टी आपका, इसका मतलब अगर चार्ज एक्सीलरेटेड है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। नेक्स्ट इसमें है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज को अगर किसी बॉडी पे, मान लीजिए कोई बॉडी है ना, इस पे 2 कूलम चार्ज है, यहाँ मान लीजिए आपका -2 कूलम है, यहाँ मान लीजिए 4 कूलम है। ठीक, तो इसको साइन सहित नेट जो चार्ज होगा इस बॉडी पे, इसको साइन सहित ऐड कर लेंगे तो 4 और 2 6, 6 - 3 कितना आ गया, नेट चार्ज जो इसमें होगा वह 3 कूलम होगा। तो इसी को कहते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। मीन्स नेट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ ऑल द चार्जेस विद देयर प्रॉपर साइन। ठीक है, ये तो रहा चार्ज की प्रॉपर्टी। चलिए थोड़ा सा क्वार्क के बारे में जान लेते हैं, तब उसके बाद आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। क्वार्क को समझाने लगे ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको कूलम्स लॉ स्टार्ट करें, यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्वार्क। 1964 में एक साइंटिस्ट है मैरी जेलमैन, इन्होंने ये बताया कि ये न्यूक्लियस है, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप पूरी बात इसको सुनिए। लेटेस्ट डिस्कवरी शोज दैट न्यूक्लियस दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मेड विथ सम अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स नोन एज क्वार्क। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दूसरे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वार्क कहते हैं। ठीक है, क्वार्क जो होता है कुल 6 तरह का होता है। इट इज ऑफ 6 टाइप्स। कितने तरह का, 6 तरह का क्वार्क होता है। देखिए कौन कौन सा होता है और इसमें कितना चार्ज होता है। पहला अप, दूसरा डाउन, फिर आपका चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम। ये कुल इतने तरह के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 तरह के क्वार्क होते हैं। इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, S से रिप्रेजेंट करते हैं, T से और B से, स्टार्टिंग लेटर्स को यूज़ करते हैं। इस पे जो चार्ज होता है अप पे, वो जो वैल्यूज होती है वह +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन हो गया 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस पे होता है -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पे होता है, एरो लगा दे नहीं तो सब नेगेटिव समझ जाएंगे आप, +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, -1/3 ऑफ ई, फिर आपका +2/3 ऑफ ई, और इस पे होता है -1/3 ऑफ ई। तो ये तो आपके हो गए 6 तरह के क्वार्क। इसी तरह से 6 एंटी क्वार्क होते हैं। कौन से, एंटी क्वार्क। हालांकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको जानना नहीं, लेकिन अब बता रहे हैं क्वार्क के बारे में तो पूरी चीज़ें बता दें। पहला क्या होता है, नाम जितना भी है इसी के पहले एंटी शब्द लगा दीजिए, तो एंटी अप। दूसरा एंटी डाउन। इसी तरह से तीसरा क्या हो जाएगा, एंटी चार्म, एंटी स्ट्रेंज, एंटी टॉप एंड एंटी बॉटम। तो एंटी आपको इसका नोटेशन देखिए, U यहाँ पे था, यहाँ पे U पे नेगेटिव लगा देंगे। इसी तरह एंटी डाउन का D था, तो यहाँ D पे नेगेटिव आ जाएगा। फिर आपका एंटी चार्म, फिर आपका है एंटी स्ट्रेंज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंटी टॉप, एंटी टॉप, और लास्ट आपका एंटी बॉटम। नोटेशन देखिए, इसका C पे नेगेटिव हो जाएगा, S पे नेगेटिव हो जाएगा, और एंटी टॉप को मतलब T पे नेगेटिव, और इस पे B पे नेगेटिव। ठीक, यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज़ होगी, इस पे जो चार्ज होगा, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड तो सबका सेम होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। मतलब इस पे आएगा -2/3 ऑफ ई, इस पे आएगा +1/3 ऑफ ई, इस पे आएगा -2/3 ऑफ ई,
इस पे आएगा आपका, ये कौन सा है, एंटी स्ट्रेंज, तो ये आ जाएगा +1/3 ऑफ ई, फिर आपका -2/3 ऑफ ई, फिर ये आ जाएगा -+1/3 ऑफ ई। तो ये आपके नोट कर लीजिए, 6 आपके क्वार्क होते हैं और 6 एंटी क्वार्क होते हैं। चलिए इस पे एक सवाल है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 31, उसको मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 एनसीईआरटी का सवाल ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मान लीजिए ये हम बना रहे हैं न्यूट्रॉन और ये आपका प्रोटॉन, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर मेड विथ 3 क्वार्क। ये कितने क्वार्क से मिलकर बने हुए कुल? इसके अंदर भी 3 क्वार्क हैं और इसके अंदर भी कितने क्वार्क हैं? कुल 3 हैं। और जो क्वार्क यूज़ किया, अभी आपको पता है क्वार्क 6 तरह के होते हैं, लेकिन क्वार्क जो जिससे ये मिलके बना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वह कह रहा है कि अप और डाउन टाइप के हैं, अप एंड डाउन टाइप के, और इसके अंदर भी अप और डाउन टाइप के हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द पॉसिबल कंपोजिशन, मतलब कि इसमें 3 क्वार्क तो हैं और कौन कौन कैटेगरी के हैं, अप और डाउन के हैं। तो आप ये बताइए इसमें कितने अप होंगे और कितने डाउन होंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। लेट नंबर ऑफ अप क्वार्क इक्वल टू x, तो नंबर ऑफ डाउन क्वार्क कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डाउन क्वार्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 - x, क्योंकि टोटल कितने क्वार्क हैं? 3, ठीक है। अच्छा, क्वार्क पे अभी आपको चार्ज मैंने बताया है कि आप क्वार्क पे कितना होता है और डाउन क्वार्क के, और टोटल इसके अंदर है। तो देखिए चार्ज में इक्वेशन बना लेंगे। आप क्वार्क कितने हैं? x, तो एक आप क्वार्क पे चार्ज कितना होता है? 2/3 ऑफ ई, प्लस डाउन क्वार्क कितने? 3 - x, इस पे चार्ज कितना होता है? -1/3 ऑफ ई। और टोटल ये चार्ज मिल करके कितना चार्ज है? जितना प्रोटॉन पे चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर, और कैसा होगा? पॉजिटिव, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन के केस में यही चीज़ क्या आ जाएगा यहाँ? 0, क्योंकि न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है। तो आप इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 2/3 xe, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा e, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा आपका? माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा xe/3 इक्वल टू क्या हो गया? e, ठीक। e को चाहे तो आप पूरे से कैंसिल कर दीजिए। यहाँ देखिए 2/3 x, यहाँ क्या बचा है? x/3, तो ये आपका हो जाएगा x, और यहाँ बचा है 1, इसको उधर ले जाइए, और ये आपका है 1, तो 1 + 1 x इक्वल टू कितना आ गया? 2। x क्या चीज़ हमने सपोज किया था? आप क्वार्क, इसका मतलब आप क्वार्क कितने हो गए? 2, तो डाउन क्वार्क कितने हो जाएंगे? 1। इसका मतलब इसमें 2 आप क्वार्क हैं और एक कैसा है? ये डाउन क्वार्क। तो इसका मतलब ये जो प्रोटॉन है ये 3 क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 2 अप टाइप वाले हैं और एक डाउन टाइप का। इसी तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो एक अप आएगा और 2 क्या आएंगे? डाउन क्वार्क आएंगे, मतलब U+D और ये है WD। तो ये तो रहा आपका क्वार्क के बारे में, ठीक है। कुछ 1-2 पॉइंट्स और समझिए मास और चार्ज के बारे में। पहली चीज़, जो भी प्रॉपर्टी आपको बताई गई है, जैसे आपको बताया है कि चार्ज कंजर्व्ड होता है, क्या मास कंजर्व्ड होता है? नहीं, क्योंकि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। चलिए 2-3 पॉइंट आपको बता देता हूँ। चार्ज और मास में डिफरेंस, देखो चार्ज और मास, ठीक। पहली चीज़, चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, ये इट्स नॉट कंजर्व्ड। क्यों? कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इक्वल टू mc², आपने पढ़ा होगा। दूसरी चीज़ कि यह क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज, क्या मास क्वांटाइज होता? नहीं, ये किसी का भी मल्टीपल नहीं होता, ये कुछ भी हो सकता है वैल्यूज। नॉट क्वांटाइज्ड, नॉट क्वांटाइज्ड।
तीसरी प्रॉपर्टी, यह इनवेरिएंट होता है, अभी आपको बताया, ठीक है। ये क्या इनवेरिएंट होता है? नहीं, यह वेरिएंट होता है, मतलब वेलोसिटी के साथ क्या करता है? वेरी करता है, ठीक है। और प्रॉपर्टी देख लीजिए। पहली चीज़, दोनों स्केलर क्वांटिटी है, ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, जबकि ये क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी है। नेक्स्ट आपका कि जो दो बॉडी का दो मासेज के बीच में जो नेचर होता है फोर्स का, वो हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है, जबकि चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि चार्ज, अभी आपको बताया था, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। कुछ इस बेसिक प्रॉपर्टीज। दूसरी चीज़, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है दैट इज़ मच मच स्ट्रांगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वीक फोर्स है, ये क्या है? आपका स्ट्रांग फोर्स है, ठीक। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी चार्ज के बारे में, सिर्फ मैंने आज आपको बताया। अगली क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे और कूलम्स लॉ पे फिर सवाल करेंगे। कम से कम मान के चलिए 3 से 4 लेक्चर लगेगा इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए। और कूलम्स लॉ को आप हर चैप्टर से, क्लास 11 के जितने भी चैप्टर्स हैं सबसे आप रिलेट कर सकते हैं उसके प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो आज बस यहीं तक, अगली क्लास में आपको कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।